Hello and welcome to our talk show Rubaru. I am Neha Chauhan. Today I am here present with Varun Mathur. He is the silver medalist winner of the 57th Asian Bodybuilding and Physics Sport Championship 2025. We welcome you, sir. थैंक यू। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा, बीइंग एन विनर तो कैसा रहा जब देखा कि आपको इतनी अच्छी प्लेटफॉर्म मिली है, यू रिप्रेजेंट योरसेल्फ, और तो व्हाट वाज द एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और थोड़ा सा गोल्ड ना लाने का कसक भी था कि गोल्ड नहीं आया, क्योंकि जब हम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं कहीं दूसरे देश में जाके और डिफरेंट कंट्रीज़ के कैंडिडेट्स के बीच में और अपने आप को परफॉर्म करने के बाद जब उसका रिजल्ट आता है जी। और जब वो बेसिकली मोमेंट होता है जब हम तिरंगे को अपने ऊपर लेते हैं तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव होती है और थोड़ा सा मतलब इमोशनल भी होते हैं उस टाइम। बिल्कुल सर। तो मेरे लिए बहुत इमोशनल पल थे वो, और थोड़ा सा ये था कि गोल्ड आता तो शायद राष्ट्रगान भी बजता वहाँ पर, तो लेकिन बहुत अच्छा था सब कुछ। जी सर। अगर हम आपकी जर्नी की बात करें तो बॉडी बिल्डिंग की जर्नी कहाँ से शुरू हुई? उसके पीछे कोई जैसे कोई इंस्पिरेशन थी या कि कोई मोटिवेशन थी? बॉडी बिल्डिंग मतलब जब हम छोटे थे, हुँ, लगभग 6, 7, 8 क्लास में, तो अपने गांव जाया करते थे। गांव में हमारे मामा जी लोग वगैरह, यानी नंसाल साइड, उधर वो लोग ना पहलवानी किया करते थे, जी। दंगल अखाड़े ये सब। तो उनके बाइसेप्स देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगता था, फील होता था, प्राउड फील होता था उनके साथ हुँ, भी। जब कहीं जाता था तो लोग उन्हें मोटिवेट करते थे, बोलते थे उनसे कि सर आप बहुत अच्छे हुँ, हैं, इस तरीके से। तो वो चीज़ एक अंदर चली आई। फिर हम लोगों ने जब 10th 12th अपना कंप्लीट किया और ग्रेजुएशन में आए, हुँ, तो उस टाइम जिम सभी सिटीज़ में होते थे, हम लोगों के भी मेरठ हुँ, में जिम थे। तो हमारे बड़े ब्रदर मिस्टर मोनिश गिरी वो वर्कआउट किया करते थे और compete किया करते थे बॉडी जी, बिल्डिंग में। मेरे गुरु भी वही हैं, मेरे कोच भी वही हैं, सब कुछ वही हैं, और बड़े ब्रदर भी हैं। हुँ, और उन्होंने मतलब उन्हें देख देख के मैं मोटिवेट होता चला गया, हुँ, और फिर धीरे 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 अपने आप को उस फील्ड में पूरी तरह डाल दिया। जी, लेकिन सबसे अच्छा मोमेंट जब था, जब मैं कई बार चैंपियनशिप में गया और पहली बार पहले राउंड में ही उतर के जब मैं आ जाता था और फिर अपने आप को नेक्स्ट डे मोटिवेट करता था और फिर परफॉर्म करना स्टार्ट करता था। फिर जब मेरा यूपी में प्लेस आया, मिस्टर हुँ, यूपी में बना, फिर नेशनल में खेला, नेशनल में परफॉर्म किया प्लेटफॉर्म पे, जी, तो एक लेवल अचीव होता चला गया और एक मान सम्मान, नेम फेम भी मिला और खुद का कॉन्फिडेंस लेवल अप हुआ। बिल्कुल। वहाँ से चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती चली गई और फाइनली आज एशिया में बिल्कुल सर। सिल्वर मेडल। वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन ऑन दैट सर। थैंक और अगर हम चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स की बात करें, बिकॉज होता है ना कि बॉडी बिल्डिंग में यू हैव टू बी दैट पेशेंट होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, और एक होता है ना कि हार्ड वर्क होना चाहिए, यू। तभी आप बिल्कुल। उस लेवल पे आ पाते हो टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ। सो आपने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस फेस किए हैं? सबसे ज़्यादा जो मैं मतलब फील करता हूँ आज की जनरेशन में भी और हमारे साथ भी जो हुआ हम्म। था, वो है मेन फाइनेंशियल। जी। सबसे पहले क्योंकि घर वाले किसी के भी बॉडी बिल्डिंग को लेकर जिम नहीं भेजते हैं कि आप जिम जाओ और जाके बॉडी बिल्कुल। बनाओ, क्योंकि बहुत सारे मिथ हैं उसमें, हम्म। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डाइट को लेकर या चीज़ों को हम्म। लेकर। तो डाइट बहुत कॉस्टली होती है, उसे मैनेज करना हम्म। फाइनेंशियली। तो आप कॉलेज गोइंग हैं तो कॉलेज गोइंग के लिए कितनी पॉकेट मनी मिलेगी, उतना नहीं हो पाता है। तो राइट। या तो वो ट्यूशन्स पढ़ाते हैं या कुछ भी हम्म। एक्स्ट्रा जेड करते हैं उसके बाद, या जिम में ट्रेनिंग देते हैं, हम्म। तब वो अपना मैनेज करते हो। फाइनेंशियल कंडीशन पहली चीज़ आती है। दूसरी चीज़ आती है अपने आप को रोज, अपने आप से रोज लड़ना, हम्म। compete करना और एक स्पोर्ट्स स्पिरिट रखना। राइट। अगर मैं मुझसे बेटर कोई परफॉर्म कर रहा है तो ऑब्वियसली वो चैंपियन बनेगा। तो ये बिल्कुल। बात एक्सेप्ट करना, ये थोड़ी सी टिपिकल चीज़ है, क्योंकि जब हम स्टेज पे चढ़ते हैं, आपने कई एड्स भी देखे होंगे, मतलब न्यूज़ में आते भी हैं हम्म। कि किसी को सेकंड प्लेस मिल गई, किसी को थर्ड राइट। प्लेस मिल गई, तो बॉडी बिल्डर क्या होता है, एकदम हाइपर हो जाता है और अपना मेडल फेंक के चला जाता है, जबकि नहीं हम्म। करना चाहिए। अपने आप को इम्प्रूव करो डे बाय डे। राइट। तो उसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो यही है कि मैं 13 बार स्टेज से फर्स्ट राउंड में उतरा हूँ, हम्म। 13 टाइम्स, और वाह। उसके बाद जाके मुझे मेडल मिला था हम्म। पहली बार लाइफ का। तो उस चीज़ में अपने आप को तैयार करना कि नहीं, मैं करूँगा, ये मैं कर सकता हूँ। क्योंकि जब हम किसी को सोचते हैं उसके लिए लग जाते हैं, जी। मेहनत करते हैं, तो वो अचीव होता है। बिल्कुल। तो फाइनेंशियल प्लस डेली अपने आप को रेडी करना, और तीसरी चीज़ आती है कुछ बैकग्राउंड तैयार करना अपने लिए एडिशनल।
जैसे राइट। कि अगर कोई स्टडी कर रहा है हम्म। तो उसे पढ़ाई मेंटेन करनी होगी, बिल्कुल। तो या तो वो स्पोर्ट्स छोड़ेगा या वो पढ़ाई करेगा। तो ये सब चीजें जो है थोड़ी सी टिपिकल है, हम्म। और मेन तो यही है। जी बिल्कुल। और अगर हम जैसे अभी फिट और हेल्दी की बात करें, आज के टाइम पे आप खुद ही देखते हैं कि वेजिटेबल्स है उनमें भी केमिकल्स हैं, फ्रूट्स है उसमें भी केमिकल्स हैं। फर्टिलाइजर। मतलब जो लाइफस्टाइल जो हमारी हो चुकी है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत अनहेल्दी है, फिर भी लोग फिट और हेल्दी बनना चाहते हैं। आपके हिसाब से व्हाट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ बीइंग फिट एंड हेल्दी, और कैसे बन सकते हैं हम? फिट और हेल्दी की डेफिनेशन देखिए, फिट, कोई बॉडी बिल्डर है, सपोज मैं बॉडी बिल्डर हूँ, हम्म। तो ये जरूरी नहीं है मैं पूरी तरह फिट हूँ। ये एक डेफिनेशन नहीं है फिट की, जी। क्योंकि हो सकता है मेरे अंदर कुछ डिसीज हो या मैं मेंटली साउंड ना हो, हम्म। है ना। तो फिट की जो डेफिनेशन मेरी नज़र में आती है वो शारीरिक, अपने आप को तैयार करना मेंटली, दूसरी चीज कि अपने जी। आप को मेंटल लेवल अपना इतना अच्छा रखना, इतना हम्म। हायर रखना, बी पॉजिटिव ऑलवेज। राइट। और तीसरी चीज आती है हमारा बोलचाल, हमारा लोगों से कैसा बिहेवियर है, सामाजिक हम कैसे हैं, हम्म। ये सब कुछ एक फिट का पार्ट है। और उसके लिए हम लोग अपने शरीर के लिए तो व्यायाम करते ही हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ के लिए कोई कुछ नहीं करता है। राइट। आज की तारीख में हर कोई स्ट्रेस में है, जो सुबह उठता है आदमी और शाम तक पूरा स्ट्रेस में रहता है, और शाम को भी पता नहीं वो नींद पूरी लेता है या नहीं हम्म। लेता है। तो उसके लिए अपना योगा करना या मेडिटेशन करना, ये चीज़ें हैं हमारे पास। और सामाजिक होने के लिए अच्छे से लोगों के साथ रिएक्ट करना, इंटरेक्ट करना, हम्म। तो ये सब चीज़ें हैं, तभी वो फिजिकली फिट है। बिल्कुल। अगर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों चीज़ें उसके पास हैं, तभी मेरे नज़र में वो फिट है। अदरवाइज तो बीमार तो है ही फिर वो, कहीं ना कहीं, या बिल्कुल। तो फिजिकली या मोरली या सामाजिक तौर पर, हम्म। सोशली। राइट। अगर हम स्पोर्ट्समैनशिप की बात करें, तो हमारे देश में जो है कि एक पर्टिकुलर स्पोर्ट के लिए काफी ज्यादा लोगों के अंदर एक एंथुसियाज्म है कि हाँ, ये हम इसको ज्यादा सपोर्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं हम हमारे जो प्लेयर्स जिनको जेन्युइनली एक सपोर्ट मिलना चाहिए, जो रिकग्निशन मिलना चाहिए, चाहे वो चैंपियनशिप्स हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, या किसी के रिगार्डिंग भी हो, बट वो चीज के लिए ना ऑडियंस थोड़ा बाइस बन जाती है। सो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि थोड़ा लोग हैं इन चैंपियनशिप के बारे में थोड़ा अवेयर हो, थोड़ा जाने और सपोर्ट करें? जैसे कि आपने हमारे इंडिया को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इतना वो किया, राइट, बट लेकिन पीपल आर नॉट दैट मच अवेयर अबाउट इट, सो हम क्या कर सकते हैं? अ, सबसे पहली बात है इंडिविजुअल गेम्स हम्म। में इंडिया में, यानी कि हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं रहता है। इंडिविजुअल हम्म। गेम क्रिकेट और हॉकी को अगर हम छोड़ दें, तो फुटबॉल को भी बहुत ज़्यादा लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। नहीं करते। इवन अभी चेस हुआ था, तो बहुत कम लोग थे जो चेस के हमारे जो चैंपियंस थे उनके बारे में जानते थे। हम्म। इसी तरीके से आपके रेसर्स हो गए, हमारे जो एथलीट्स हैं हम्म। या बॉडी बिल्डर्स हैं या हम्म। पावर लिफ्टर्स हैं, कौन जानता है उन्हें। उसके पीछे का जो रीज़न है वो गवर्नमेंट, सबसे पहला, हम्म। कि गवर्नमेंट को स्पोर्ट्स यूनियन ऐसी ऐसी बनानी चाहिए कि वो सही चीज़ें लोगों के बीच में पहुंचाएं, या एडवर्टाइजमेंट्स इस तरीके से हों। राइट। अब जैसे मैं जिम से या मैं बॉडी बिल्डिंग से आता हूँ, तो बॉडी बिल्डर्स ही मुझे जानते हैं। बॉडी बिल्डर्स के अलावा कौन जानता है मुझे? सड़क पे चलता हुआ आदमी सचिन को पहचान लेगा, हम्म। धोनी को पहचान लेगा, वो भी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या वो तो चलिए बहुत बड़ी चीज़ है, या लेकिन और बाकी जो बॉडी बिल्डर्स हैं या पावर लिफ्टर्स हैं, उन्हें कौन जानता है? उन्हें कोई नहीं जानता, क्योंकि उन्हें रिप्रेजेंट ही कभी नहीं किया गया। ना ही तो मीडिया कवरेज देती है। हम लोगों को अपने ही पोस्टर्स, अपने ही फोटोज हम्म। और अपने मेडल्स लेके मीडिया को बताना पड़ता है कि हाँ कि ये आप ये चीजें। न्यूज़ में प्लीज़ निकाल दीजिए, या प्रेस विज्ञप्ति जिसे हम बोलते हैं वो हमें देनी होती है, तब जाके मीडिया कवरेज देती है, वो राइट। भी कुछ। हम्म। अगर मैं 10 मीडिया सेंटर्स में भेजूंगा तो शायद 2 वो ही भी स्पोर्ट्स प्रिंट में मीडिया निकाल, प्रिंट ज्यादातर। में निकालेंगे। उसके अलावा तो कोई निकालेगा नहीं। हम्म। तो मीडिया में कोई सपोर्ट नहीं है। दूसरा, हमारी गवर्नमेंट इंडिविजुअली गेम्स को सपोर्ट नहीं करती है, हम्म। बहुत ज़्यादा नहीं करती है, थोड़ा करती है, अभी तो फिलहाल कर रही है, लेकिन बॉडी बिल्डिंग्स में बिल्कुल नहीं कर रही है। जी। तीसरी जो चीज़ है वो है हमारा जो ग्राउंड लेवल है, जहाँ पर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिथ है। वहाँ जैसे पर कि। जैसे कि अगर मैं फेडरेशंस की बात करूँ, हम्म। तो एक, अभी आपने रेसलिंग में देखा हम्म। फेडरेशन में कितना डिस्प्यूट था। इसी तरीके से बॉडी बिल्डिंग में अगर हम बात करें, राइट। तो कोई भी आदमी खड़ा होता है, एक फेडरेशन बनाता है 10 लोगों को जोड़ के, चैंपियनशिप करा देता है। दिल्ली में चैंपियनशिप हो रही है, लेकिन मिस्टर एशिया के नाम से हो रही है। हम्म। अब उसमें कौन खेल रहा है? दिल्ली के ही बच्चे खेल रहे हैं, और दिल्ली में भी वो कुछ पर्टिकुलर जोन के। हम्म। अगर मैं पूरी दिल्ली की बात करूं तो वो भी नहीं है, कोई हम्म। यूपी के भी बच्चे उसमें नहीं। और फिर वो मिस्टर एशिया कैसे हो सकता है? राइट।
है ना। जब उनका सिलेक्शन स्टेट लेवल पे नहीं हुआ, उनका हम्म, नेशनल लेवल पे कोई सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप मिस्टर एशिया कैसे उन्हें रिप्रेजेंट मिसगाइड कर है ये तो। सकते हैं और बता सकते हैं। और मीडिया भी उसमें कवरेज देता है, हम्म, क्योंकि इट्स लाइक अ पेड पेड पीआर टाइप। प्रमोशंस हो गए उनके। तो ये चीज़ गलत है, हाँ, यहाँ पर ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। एक एग्जैक्ट फेडरेशन जो है वही उसे परफॉर्म कराए, एथलीट्स को आगे लेके जाए। जी। अब जैसे अगर मैं बात करूं आईबीबीएफ, हम्म, इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन, तो हम लोगों का जब सिलेक्शन होता है तो पहले हम स्टेट से पहले अपने डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म करते हैं, डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट में जाते हैं। तो अगर मिस्टर यूपी परफॉर्म हो रहा है वहाँ पर, तो यूपी के गौतम बुद्ध नगर से भी बच्चे जाएंगे, मेरठ से भी आएंगे, गाजियाबाद से भी होंगे, हरदोई से भी होंगे, लखनऊ से भी होंगे, और फिर वो परफॉर्म करेंगे, हम्म, उनमें से एक चैंपियन बनेंगे। राइट। ठीक है, तो वो मिस्टर यूपी कहलाएगा एक्चुअल में, क्योंकि हम्म, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हमारे बच्चे आए हम्म, और फिर उन्होंने परफॉर्म किया। फिर यूपी की टीम सेलेक्ट होगी, वो नेशनल में जाएगी, करेक्ट। तो नेशनल में भी हर स्टेट के बच्चे होंगे, हम्म, वो परफॉर्म करेंगे, और फिर वहां से सिलेक्शन होगा इंटरनेशनल के लिए, कि आप इंटरनेशनल एशिया खेलने जाएंगे या हम्म, साउथ एशिया खेलने जाएंगे या वर्ल्ड के लिए जाएंगे। तो मीन्स एक प्लेटफॉर्म, एक पैटर्न है, आप उसे पर्टिकुलर तरीके से यूज कर रहे हैं एक प्लेटफॉर्म को। ऐसा नहीं हो रहा है कि नहीं, आपने कहीं से भी कोई बच्चा उठाया और एकदम से हम्म, एशिया या वर्ल्ड या आपने डिस्ट्रिक्ट का चैंपियन बना दिया। राइट। क्योंकि हर बच्चा मेहनत कर रहा है, जो भी स्टेज पे जा रहा है वो हर बच्चा मेहनत कर रहा है, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो। तो जो हमारा ग्राउंड लेवल है वो साफ होना जरूरी है, उसमें बाइफिकेशन जरूरी है, हम्म, कि फेडरेशन ये क्लियर करे कि हाँ, बाकी कंपटीशन सब बंद हो और एक ही जगह चैंपियनशिप हो। उन सब लोगों को जो बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें सब एक जगह आना चाहिए। बिल्कुल। अगर मैं पर्टिकुलर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे शेरू क्लासिक क्यों ना हो, हम्म, लेकिन वो क्या करा रहे हैं, प्रो कार्ड क्या है? अगर कोई डिफाइन करे प्रो कार्ड के लिए, तो क्या वो ओलंपिया खेल रहे हैं सारे के सारे? जितने भी शेरू क्लासिक चैंपियंस हम्म, यहाँ बनते हैं, वो क्या ओलंपिया खेलने जा रहे हैं? तो प्रो कार्ड तो जस्ट एक एंट्री पास है, हम्म, लेकिन फ्यूचर क्या है उनका? तो इन्फ्लुएंस तो वो कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस तो कर रहे हैं इंस्टा पे, फेसबुक पे, अपनी आईडीज पर लोगों को, लेकिन लोगों को गाइड नहीं कर रहे हैं। जो राइट। नए बच्चे आ रहे हैं उन्हें गाइड नहीं कर रहा है कोई, कि आप आईबीबीएफ से खेलो, या आपको अगर रेसलिंग करनी है तो आप रेसलिंग, इंडियन रेसलिंग काउंसिल जो है आप उसी से खेलिए। जैसे बीसीसीआई, हम्म, क्रिकेट के लिए बीसीसीआई है, एक आपने पीछे सुना होगा, बीसीसीआई ने सीआईएल बैन की थी। हम्म, क्यों की थी? क्योंकि एक अलग से क्रिकेट लीग बन गई थी वो, हाँ, उन्होंने बैन कर दिया, इंडियन गवर्नमेंट ने उसे सपोर्ट नहीं किया, तो वो ठप हो गई। वही चीजें सब में होनी वो चाहिए। चीज सब में होनी चाहिए, हम्म, तभी तो इंडिविजुअली आप जो प्ले हमारा अच्छा बच्चा भी कहीं और जा रहा है, अपने कैलिबर को खराब कर रहा है, वो ना कर पाए, राइट। एक्चुअल में मेडल इंडिया के लिए है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो चीज मुझे लगता है ग्राउंड लेवल पर होनी चाहिए। जैसे कि सर आपने इन्फ्लुएंसिंग की बात करी और अगर हम अभी रिसेंटली देखें तो रील्स पे भी आपने देखा होगा कि जिम का जो एक इन्फ्लुएंस मार्केटिंग जो चल रही है एक तरीके से, कि अब लोग अपनी जो कहते हैं ना आपके प्रोटीन पाउडर की जगह एक ट्राइपॉड लेके जा रहे हैं जिम में। ट्राइपॉड लेके सो जाना। डू यू थिंक दिस इज गुड और बैड? मतलब लोगों को ठीक है आप इन्फ्लुएंस करो लोगों को जिम आने के लिए, बट कहीं ना कहीं इट्स नेगेटिव ऑल्सो, राइट? आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा? नेगेटिव, अगर वो वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हैं हम्म, और गलत तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, सिर्फ हम्म, उनकी तो मसल बिल्डअप हो चुकी है, तो वो गलत है, जी, नेगेटिव है। क्योंकि मैं भी कई बार देखता हूँ, हम्म, जो एकदम न्यू कमर हैं, वो क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं इंस्टा रील्स को, यूट्यूब चैनल्स को, तो वो कई बार जो उनके एडवांस वर्कआउट उन्हें नहीं परफॉर्म करने चाहिए मसल बिल्डअप के लिए, हम्म, वो भी उसे करते हैं, और उसका फिर कॉज होता है कि उनकी इंजरीज हो जाती हैं, हम्म, जी, या फिर वो बिल्कुल बैठ ही जाते हैं घर पर। इतनी बड़ी भी कई बार इंजरी हो जाती है, जैसे स्लिप डिस्क है या कोई ऐसी चीज़ है। आप देखते हैं स्क्वाट लोग लगा रहे हैं, अगर हम्म, मैं स्क्वाट की बात करूं तो पर्टिकुलर जिस तरीके से लगानी चाहिए, अगर कोई उसकी वीडियो बना रहा है, बना के डाल रहा है, तो अच्छी बात है, वो गाइड भी कर रहा है और अपनी स्ट्रेंथ भी दिखा रहा है, हम्म, अपने आप को इन्फ्लुएंस भी कर रहा है, लोगों को बीच में जा रहा है। लेकिन अगर वही चीज़ कोई गलत तरीके से लगा रहा है और फिर भी लोग, क्योंकि उसके तो फॉलोअर्स हैं, आज की तारीख में फॉलोअर्स दो तरीके से बढ़ते हैं। कैसे? अगर आप निगेटिव कुछ लाइन बोलिए हम्म, और उस पे आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलेंगे, तो ऑटोमेटिकली फॉलोअर्स तो बढ़ रहे हैं ना। भाई मैंने एक चीज बोला कि बियर में मुझे प्रोटीन लेना है, देखो हम्म, मेरी बॉडी बन रही है, तो अब लोग उसे गालियां देंगे या गलत तरीके से नेगेटिव रिस्पॉन्स करेंगे, तो लेकिन मेरे तो फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, राइट। व्यूअर्स बढ़ रहे हैं, हम्म, कमेंट्स आ रहे हैं, और एक है मैं सही चीज बोल रहा हूँ, सही बात बोल रहा हूँ, उस पर कितने फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। दो अलग अलग तरीके हैं, दो अलग अलग चीजें। तो लोग आज की तारीख में बहुत ज्यादा अपने आप को इन्फ्लुएंस करने के लिए गलत चीजें कर रहे हैं,
जी। तो जो आपने क्वेश्चन किया कि गलत वर्कआउट करने की वीडियोस वो अपलोड कर रहे हैं, वो गलत है, वो नेगेटिव है। जी। अगर कोई सही डाल रहा है, सही वीडियोस डाल रहा है, उसमें कोई अपने आप को तो इन्फ्लुएंस करने का सबको अधिकार है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो सही कर रहे हैं। राइट। और हमने एक्सरसाइज की बात करी तो अभी जैसे एक रिसेंटली एक मिथ हमने देखा है दैट कि जिम ज़्यादा कर लिया तो हार्ट अटैक आ गया, कि जिम के बीच में एकदम से हार्ट अटैक आ गया है। मतलब ये काफ़ी सारे हमने खबरें भी सुनी इस चीज़ के बारे में। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? देखिए, पर्टिकुलर जिम में अटैक्स आना मतलब जिम वजह नहीं हो सकती केवल, क्योंकि आज की तारीख में हर आदमी परेशान है, हुँ, स्ट्रेस लेवल है, किसी का कार्डिक प्रॉब्लम है। अब वो आके जिम आ रहा है और प्रॉपर अपने आप को वर्कआउट के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा है, सपोज अपनी कार्डियो नहीं करी है उसने, या अपने आप को वार्म अप नहीं किया है प्रॉपर, और या कूल डाउन नहीं किया है। कई बार होता है कि लोग जल्दी वर्कआउट करने के चक्कर में, मेरे पास केवल 30 मिनट्स हैं हुँ, और परफॉर्म भी करना है, तो वो तेजी से वर्कआउट करते हैं, राइट। उसमें कूल डाउन बॉडी को नहीं कर पाते, हमारी ब्रीथ कंट्रोल में नहीं होती, और उसका रीज़न होता है कि एकदम हाइपरटेंशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो बढ़ता है और अटैक्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसमें मेन चीज़ वार्म अप पहला। दूसरी चीज़, अगर कार्डिक की कोई प्रॉब्लम है तो पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें राइट। वर्कआउट करने से पहले, कि मुझे क्या वर्कआउट करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, और धीरे धीरे स्टार्ट करना चाहिए, साइकिलिंग, ट्रेडमिल्स, फिर धीरे धीरे अपने आप को पुश करें। हुँ, तो ऐसा नहीं है, हार्ट की प्रॉब्लम तो ख़त्म ही होनी है जी। अगर वर्कआउट कोई अच्छे से करता है तो, क्योंकि अगर हम वर्कआउट करते हैं, घूमते हैं, या रनिंग करते हैं, तो हुँ, उससे तो हमारा अच्छा ही सब कुछ हो बिल्कुल, रहा है, हार्ट भी अच्छा हो रहा है, लंग्स भी अच्छे हो रहे हैं, बिल्कुल। ऑक्सीजन बॉडी में ज़्यादा आ रहा है, तो सब कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन ये एक गलत तरीके से परफॉर्म करना, या उनकी नेचुरल डाइट्स जो वो ले रहे हैं। हुँ, तीसरी चीज़ आती है ओवर मेडिसिन। बहुत सारे लोग अपने आप को जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में, जी। 10 दिन में बॉडी बन जाए, 1 साल में बॉडी बन जाए, या 6 महीने में बॉडी हुँ, बन जाए, उसके लिए जो गलत मेडिसिन यूज़ करते हैं, और उसका कोई लेवल नहीं होता। जी। क्योंकि जिम के अंदर जो ट्रेनर्स हैं वो सर्टिफाइड नहीं है। मैंने सपोज एक बिजनेस किया और हुँ, मैंने एक जिम लगाया, मैंने 10 लाख रुपए लगाए, तो मैं उसके रिकवर जल्दी चाहता हूँ, कि वो राइट। 10 लाख रुपए कैसे भी करके जल्दी रिकवर हो जाए, क्योंकि मुझे रेंट भी देना है उस जगह का, सब कुछ करना है, और प्रॉफिट भी मुझे 1 साल में निकालना है पूरा, कि हुँ, प्रॉफिट में से सारा पैसा मेरा 1 साल में निकल जाए। उस केस में मैं क्या करता हूँ, जो एक मेन पार्ट जो मुझे दिखता है, कि ट्रेनर्स लोग सस्ते रख लेते हैं। हुँ, सस्ते से मेरा मीन्स ये नहीं है कि वो वैसे खराब हैं, लेकिन एक अच्छी चीज कैसे सस्ती मिल सकती है, राइट। और प्रॉपर एक ट्रेनिंग और वो सब चीज़ें जो होती हैं। कैसे मिल सकती हुँ, है। अगर कोई ट्रेनर 10 साल का एक्सपीरियंस ट्रेनर है, हुँ, प्लस वो सर्टिफाइड भी है, राइट। तो 15 हजार में 20 हजार में कैसे जॉब करेगा वो, कैसे अपने घर को चलाएगा, और 20 हजार में जो जॉब करेगा हुँ, वो फिर कितनी नॉलेज रखेगा। बिल्कुल। लाइक अगर मैं डॉक्टर के पास भी किसी ट्रीटमेंट के लिए जाता हूँ, तो मैं उसकी डिग्रीज देखता हूँ, उसका एक्सपीरियंस देखता हूँ। अगर उसके पे केवल डिग्री है हुँ, और एक्सपीरियंस नहीं है, तो शायद मैं नहीं जाऊँगा। केवल डिग्रीज हैं और एक्सपीरियंस नहीं, हुँ, तो नहीं जाऊँगा। केवल एक्सपीरियंस है, डिग्रीज नहीं है, तब भी मैं शायद ना जाऊँ। एक बार को सोचूँ, हुँ, ठीक है? पहले रिव्यूज़ लूँ, राइट। और अगर उन पे एक्सपीरियंस भी है और डिग्रीज भी है, तो ऑटोमेटिकली रिव्यूज़ पॉजिटिव आने हैं, हुँ, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस 10, 15, 20 साल का हो चुका है, बिल्कुल। और उन्होंने बहुत सारी ऐसी डिसीज़ देखी हैं, और उन्होंने परफ़ॉर्म किया है वहाँ पर, और ठीक किए हैं लोग, और डिग्रीज भी उनके पास ऑलरेडी हैं, वो बहुत हाईली एजुकेटेड हैं। अब ट्रेनिंग में आते हैं। हुँ, जो हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं वो भी तो बेसिकली एक तरीके के डॉक्टर्स ही हैं, हाँ जी। फिजिकली फिट कर रहे हैं वो हमें। अब फिजिकली फिट में वो हमें डाइट भी देंगे, डाइटिशियंस हैं वो। तो अब जो आदमी एक्सपीरियंस्ड होगा वही हुँ, डाइटिशियन हो पाएगा, या जो बिल्कुल। उसे पता हो कि क्या खाने से कितनी कैलोरीज मुझे रिक्वायर्ड है और क्या मेरी कैलोरीज आ रही है। दूसरी चीज, जो मेडिसिन वो बताते हैं, सप्लीमेंट्स वो बताते हैं, देखिए सप्लीमेंट्स और मेडिसिन दो अलग अलग चीजें हैं, हुँ, लेकिन उन्हें भी तो नॉलेज चाहिए दोनों चीजों बिल्कुल। के लिए। अब मेडिसिन उन्होंने बताया कि सपोज बॉडी बनाने के लिए तुम ये चीज यूज कर लो, और उसके बारे में पता है नहीं बॉडी में जाके हो क्या रहा है, तो वो भी नुकसान दे रही है। बिल्कुल। और इसमें ट्रेनर्स भी इन्वॉल्व हैं, हम खुद भी गलत हैं, क्योंकि हम ऐसे जगह जाते हैं, सपोज मेडिकल स्टोर पे गया, मैंने मेडिसिन बोला कि भैया मुझे बुखार है, बुखार की दवा दे दो। मेडिकल स्टोर वाले को क्या पता कि मुझे और कोई डिसीज है या नहीं है, हुँ, वो तो आपको बुखार की दवा देगा। जनरल बुखार की हुँ, दवा देगा। अब उसने सपोज मुझे कोई काओविन या डोलोविन दे हुँ, दी और 500 mg दे दी या 600 mg दे दी, हुँ, अब मुझे खाते वो तुरंत एकदम सडन क्या होगा, स्वेटिंग होगी,
लेकिन मेरा बीपी भी तो कहीं ना कहीं जाएगा, या बिल्कुल। तो वो बढ़ेगा या वो डाउन जाएगा। तो वो चीज नॉलेज मेडिकल वाले को नहीं है, मेडिकल स्टोर वाले को नहीं, लेकिन डॉक्टर को है। बिल्कुल। लेकिन जब मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो वो प्रिस्क्राइब अलग तरीके से करेंगे। इसीलिए जिम में भी ट्रेनर सर्टिफाइड और एक्सपीरियंस होने चाहिए। जी। वही लोग डाइट दें, वही लोग डाइट लिखवाएं और वही लोग परफॉर्म करवाएं। और जिम के ओनर्स सबसे ज़्यादा यही गलतियां करते हैं, वो पैसा जिम के अंदर बहुत अच्छा लगाते हैं, मशीन्स बहुत अच्छी रखते हैं, फाइन मशीन्स रखते हैं, क्लीनिंग बहुत अच्छी रखते हैं, और हम लोग जो एज अ क्लाइंट भी जाके यही देखते हैं। हम कभी जाके नहीं देखते कि ट्रेनर कौन सर्टिफाइड है, कितने ट्रेनर्स हैं आपके पास, कितने साल का इन्हें एक्सपीरियंस है। हम लोग कभी ये नहीं देखते, हम लोग केवल जिम देखते हैं, जिम कैसा है। तो ये एक चीज हमारी मेंटेलिटी चेंज होनी चाहिए, जिम ऑनर्स की मेंटेलिटी चेंज होनी चाहिए। जी। और जितने भी 3 महीने 4 महीने 6 महीने का जिम का अपना वर्कआउट करके जो ट्रेनर्स हैं, उन लोगों के लिए मतलब ये है भी कि वो सीखें पहले, तब आगे बढ़ें। बिल्कुल। स्पोर्ट्स से वो कनेक्ट नहीं है क्योंकि वो स्पोर्ट्समैन है ही नहीं, तो जिम में ट्रेनर कैसे हो सकते हैं जिन्होंने पता ही नहीं, जिन्हें कि गाड़ी का गियर कैसे डालना है, तो गाड़ी चला कैसे सकता है। सही बात है, बिल्कुल। सीधी सी चीज है। जी। तो मुझे यही लगता है कि उसमें हार्ट अटैक वाला जो इशू है या कोई इंजरी वाला इशू है, वो मेन ट्रेनर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन्हें परफॉर्म कैसे करना है, उन्हें ये पता होना चाहिए। बिल्कुल। तो हार्ट अटैक आने की वजह केवल जिम नहीं है, इंसान की खुद की डाइट, उसका डेली रूटीन, उसका वर्कआउट का पैटर्न, ये सब इम्पोर्टेंट है। राइट। तो उन्हें सब कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए करना चाहिए, तो नहीं होगा मुझे लगता है। जी। और अगर थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछना था सर, ये अगर आप ये करियर पाथ नहीं चूज करते तो आप इसके अलावा क्या करते अगर ये नहीं कर रहे होते तो? इंजीनियर हूँ, इंजीनियर रहता। इंजीनियर रहते। इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर। जी। और इससे अलग जो मेरा प्रोफेशन है, फर्स्ट प्रोफेशन, वो मेरा इंजीनियरिंग ही है, वाह। और वही मैं करता और फिर धीरे धीरे पैशन बढ़ा बॉडी बिल्डिंग। पैशन बन गया बस। बिल्कुल। और आखिरी में कोई मैसेज देना चाहेंगे जो आपसे इंस्पायर हैं, आपकी जर्नी को फॉलो करना चाहते हैं, बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं? मैसेज तो यही है कि जो भी करें अच्छे से करें, अपने आप को पूरा डिफाइन करें कि हाँ मुझे करना क्या है, पहले अपने आप को पूरा सोच लें, और एक जो हार्डेस्ट पाथ है वो चूज कर लें, लेकिन अच्छा सही, ना कि जल्दी बनने के चक्कर में गलत चीज यूज कर लें। जैसा कि 1 साल में बॉडी बिल्डर नहीं बना जा सकता, मुझे 15 साल लगे अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पे लाने के लिए, 15 से 20 साल की मेरी पूरी जर्नी हो गई। तो वो एक दिन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी अच्छी चीज आराम से नहीं मिलती या सस्ती नहीं बहुत मिलती। बड़ी बात कही आपने, तो बहुत ये अच्छी बात। चीज थोड़ा सा टाइम लगेगी, अगर एज अ बॉडी बिल्डर या एज अ एथलीट या लाइफ में कुछ भी पढ़ भी रहे हैं तो भी। जी। एक आईएएस एक दिन में नहीं बनता, उसे आईएएस का एग्जाम क्रैक करने के लिए 19 साल लगते हैं, 18 साल लगते हैं, क्योंकि वो पहले 10th 12th ग्रेजुएशन, उसके बाद वो 2-3 साल की तैयारी, तब जाके वो आईएएस बनते हैं। तो जब आईएएस एक दिन में नहीं बन सकते, 10th के बाद 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद एकदम नहीं बन सकते, तो फिर अब बॉडी बिल्डर भी एक दिन में नहीं बन सकते, बिल्कुल। क्रिकेटर आप एक दिन में नहीं बन सकते। आपको डेली परफॉर्म करना है, डेली अपने आप को तैयार करना है, और जो भी टफ पाथ है वही चूज करो, लेकिन सही पाथ यूज करो, गलत नहीं, यानी इजी के चक्कर में गलत यूज कर लें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग सच एन इंसाइटफुल सेशन ऑन दिस। बहुत अच्छा लगा आपसे जान के, और बहुत सारी चीजें आपने जो शेयर करी, काफी सारे मिथ जो आज आपने क्लियर करे, उसको भी जान के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। देखते रहिए हमारा टॉक शो रूबरू।